नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। उत्तर प्रदेश में आप जानते ही हैं, विधानसभा चुनाव के लिए आज पहले चरण का मतदान चल रहा है। 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 1 बजे तक 35% मतदान हो चुका है। 58 सीटों पर 11 जिलों में 1 बजे तक एवरेज 35% मतदान हुआ है। और इनमें हर जिले में कितना मतदान 1 बजे तक हुआ है, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर आंकड़ा हम दिखा रहे हैं, क्योंकि जरूरी है ये पता चले कौन सा जिला वोटिंग में आगे चल रहा है और कौन से जिले में रफ्तार मतदान की धीमी चल रही है। क्योंकि हमारा मकसद यही है, हर कोई अपने घर से निकले और मतदान जरूर करे। चलिए ये अपडेट तो देंगे, पहले जरा बिजनौर से इस समय अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जो रैली कर रहे हैं, आइए आपको वहां ले चलते हैं। अपने घर पहुंचे थे और कई ऐसे लोग हैं जो अपने घर नहीं पहुंच पाए। बड़ी संख्या में लोग अपने इंतजाम से गए। जब सरकार की मदद की जरूरत थी तो इस सरकार ने अनाज छोड़ दिया था मजदूरों को। सब अपने पैदल गए और बहुत सारे लोगों की जान चली गई। मुझे याद है उस समय 90 से ज्यादा मजदूर अपने घर नहीं पहुंच पाए, उनकी पहले ही जान चली गई। अगर किसी ने मदद की उन परिवार के लोगों की, तो समाजवादी पार्टी आगे आई और उन परिवारों की मदद करने का काम किया। मुझे याद है एक गर्भवती मां जो महाराष्ट्र से चल करके पैदल आई, पैदल चलती रही और ललितपुर की सीमा पर आ गई। उसके बेटी पैदा हुई। 3 घंटे उसने इंतजार किया और उसके बाद वो फिर पैदल अपने घर पहुंच गई। इस सरकार ने मदद नहीं की। मैं न जाने कितनी घटना बता सकता हूं जहां पर अगर सरकार चाहती तो लोगों को पैदल नहीं चलना पड़ता। केवल एक गर्भवती मां नहीं, न जाने कितने मजदूर ऐसे परिवार के लोग अपना सब कुछ सामान बांध करके, जो कुछ उनके पास था सब कुछ अपने साथ बांध करके घर पहुंचे थे। और अगर कहीं समाजवादी सरकार होती तो शायद उस गर्भवती मां को पैदल नहीं चलना पड़ता। हमें अगर डीएम की गाड़ी छीन करके भी उसको मां को देना पड़ता तो उसकी मां को घर पे सहारे सपा को कानून व्यवस्था पर घेरने की कोशिश की है। वीडियो शेयर कर उन्होंने लिखा कि यही है लाल टोपी के काले कारनामे। एक रात चलती महिला के साथ सपा नेता की बदसलूकी देखिए। लहर बीमारी की आई, हम और आप दवाइयों के लिए भटकते रहे, अस्पताल में बिस्तर के लिए भटकते रहे। जिस समय दवाई उपलब्ध करानी थी सरकार को दवाई नहीं दिला पाई, बिस्तर दिलवाने थे बेड नहीं दिलवा पाई। और न जाने कितने लोगों की जान बच जाती अगर समय पर दवाई और समय पर ऑक्सीजन ये सरकार दे देती। बहुत से लोगों की जान चली गई, कोई गिनती बताने को तैयार नहीं है सरकार। हमने आपने वो तस्वीरें देखी हैं जहां पर परिवार के लोग दर बदर भटक रहे थे और अपने परिवार के लिए मदद के लिए भाग रहे थे। वो मां गंगा को भी बहते देखा जहां पे हजारों लाशें बह रही थीं। कोई मदद सरकार ने नहीं की। सबको अनाज छोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की ने किया। और याद कीजिए वो किसान जब आंदोलन पर निकले, 3 काले कानून लाए गए और 3 काले कानून ये बताया गया ये किसानों के हक में हैं। किसान जब विरोध किए उस बात को लेकर के, कीलें लगा दी गई। ट्रैक्टर से अगर जाना चाहते तो एफआईआर दर्ज हो गई, सड़कें रोकी गई, बोल्डर लगा दिए गए और हमारे किसानों को न जाने क्या क्या कहा गया। किसानों को कहा गया ये आतंकवादी हैं, मवाली हैं, न जाने क्या क्या कहा कि खालिस्तान से आए हैं, बाहर से इनका संबंध है। लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं किसानों को कि किसान झुका नहीं, अंतोगत्वा सरकार को झुकना पड़ा और 3 काले कानून वापस हो गए। 700 किसान शहीद हुए, 700 किसान। समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने तय किया है जब गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम दोनों मिलकर के किसान स्मारक बना करके
और जितने परिवारों की जान गई है उन्हें 25 लाख रुपए से मदद करने का काम करेंगे। चाहे वो मजदूर का दुख हो, चाहे वो मजदूर का दुख हो, किसान का दुख हो, बीमारी का दुख हो, वो वही लोग समझ सकते हैं जिनके परिवार हैं, और जो परिवार वाले हैं वो परिवार वालों का कभी दुख नहीं समझ सकते। इसलिए आज जब हम सब लोग एक साथ खड़े हैं तो हम लोगों को तय करना है कि उत्तर प्रदेश किस दिशा में जाए। उत्तर प्रदेश को हम लोग मिलकर के खुशहाली के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, तरक्की के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। हम आरएलडी और समाजवादी पार्टी के लोग मिलकर के अपने किसानों का दुख दर्द दूर करना चाहते हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि किसानों के भुगतान के लिए उन्हें कभी धरने पर नहीं बैठना पड़ेगा और 15 दिन के अंदर उनका भुगतान कराने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। और इसीलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है अपने मैनिफेस्टो में तय किया है कि हम फार्मर्स कॉर्पस फंड बनाएंगे। फार्मर्स कॉर्पस फंड बना करके किसानों को उनका समय पर भुगतान करेंगे, उन्हें आंदोलन और धरने पर नहीं बैठना पड़ेगा। अभी तो परिणाम नहीं आया है चुनाव की, केवल अभी तारीख और फेजेस चल रहे हैं। आपने देखा होगा बड़े नेता ने, सबसे बड़े नेता ने अपने छोटे नेता को पहले ही पैदल कर दिया। बड़े नेता ने अपने छोटे नेता को पैदल कर दिया और छोटे नेता को गुस्सा ऐसा आया कि उप मुख्यमंत्री को स्टूल पर बैठा दिया और स्टूल के साथ साथ उनका गुस्सा रुका नहीं। अभी मैनिफेस्टो आया, मैनिफेस्टो से उनकी तस्वीर निकाल दी। जो बड़ा नेता अपने छोटे नेता को पैदल चला सकता है और पैदल चलने वाला किसी को स्टूल पे बैठा सकता है, तो बताओ क्या भला होगा जनता का, क्या भला होगा जनता का। उनका जो घोषणा पत्र है, जो संकल्प पत्र है, वो घोषणा पत्र है, वो कब पूरा होगा पता नहीं। और भारतीय जनता पार्टी को अपने पुराने संकल्प पत्र के लिए कम से कम 2 मिनट का मौन रखना चाहिए। उधर कैराना से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नाहिद हसन की बहन इकरा हसन से हमारे संवाददाता प्रशांत देव ने बातचीत की है। इकरा हसन ने कैराना के लोग भाईचारे के लिए वोट करेंगे ये कहा है और बोली नफरत फैलाने वालों को हटाने के लिए वोट करेंगे। असर पड़ेगा और मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों के आधार पर पब्लिक आपको वोट देगी? देखिए, कैराना के जो लोग हैं वो बहुत अमन पसंद हैं, तो वो अमन और भाईचारे के लिए वोट करेंगे। ऐसी सरकार, ये जो भाजपा की सरकार है जो समाज में नफरत फैलाने का काम करती है, उसको हटाने के लिए वोट करेंगे और डेवलपमेंट के लिए, रोजगार के लिए, और जो किसानों का मुद्दा है, जो अपमान किसानों का किया गया है, उसका बदला सभी वोट से लेने का काम करेंगे। पलायन की बात तो कैराना से हमेशा जोड़ा जाता है। पलायन एक मुद्दा बीजेपी ने तमाम बड़े नेताओं ने बनाया यहाँ पे, तो उस पलायन का मुद्दा कितना है, क्या हकीकत है उसकी? देखिए, पलायन कोई भी मुद्दा नहीं है धरातल पर, ये एक बेबुनियाद खोखला मुद्दा है। 2017 में इस मुद्दे को उठाया गया था, तब कैराना की जनता ने इसे नकारा था और अब 5 साल की नींद के बाद योगी जी जागे और फिर से पलायन करने लगे हैं। शामली आए थे, उन्हें सिर्फ पलायन याद रहा, उनको अपने कैंडिडेट जो यहाँ से हैं मृगांका सिंह जी, उनका नाम भी याद नहीं रहा। तो ये एक बिल्कुल वो इस मुद्दे को प्रोपेगेंडा के तहत यूज़ कर रहे हैं समाज में नफरत फैलाने के लिए, और क्योंकि उनकी पॉलिसी एक ही है नफरत फैलाकर राजनीति करने की, लेकिन इस बार भी वो नाकामयाब रहे। अच्छा, मैंने सुना कुछ शिकायत की है आपने किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, किस बात की शिकायत की है, क्या गड़बड़ी आपने पाया है, किस तरह गड़बड़ी? शोर मत लगाओ। देखिए, हमें पहले से ही अंदेशा था इस बात का कि ये लोग अपनी सत्ता का दुरुपयोग करेंगे, और एक गांव है डुंडुखेड़ा, वहाँ पर जो हमारे वोटर हैं वो वोट डालने जा रहे थे, उन पर दबाव बनाया गया सत्ता पक्ष के लोगों ने, और जब उन्होंने कंप्लेंट फाइल करी तो उनके साथ मारपीट हुई। हमने भी उनकी कंप्लेंट को हर जगह रेस किया है, चुनाव आयोग में भी, डीएम के यहाँ भी, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई उस पर नहीं की गई है। नाहिद हसन वोट डाल पाएंगे, चाहे
पोस्टल से या फिर किसी भी तरीके कुछ उन्होंने अप्लाई किया था कहीं पे कि वो बाहर आके वोट डाल सके? पूरे वोट गायब हैं। जी, मेरे हिसाब से वो लोग शायद पोस्टल से डालेंगे, जेल में डलवाए जाते हैं वोट। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो इकरा हसन, नाहिद हसन की बहन है और नाहिद हसन जेल में है और इकरा हसन पूरी कराना में घूम घूम के समर्थन कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं और उत्साहित कर रही हैं तमाम मतदाताओं को कि वो निकलें और वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। कैमरामैन सुनील के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 कराना। और अब मेरे साथ मेरे रिपोर्टर जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से, क्योंकि मतदान अच्छी खासी रफ्तार से उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले चरण में चल रहा है। जल्दी से लाइए रिपोर्टरों को स्क्रीन पर। मेरे साथ जो रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से जुड़े हैं, जरा वो कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे उन पोलिंग बूथ्स की जहां पर वो मौजूद हैं। वैसे हर सीट की ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं। मेरे साथ अमित पांडे हैं, विनय सिंह हैं और विमल कौशिक हैं। सबसे पहले अमित, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप गाजियाबाद में हैं। जरा बताइए अमित, इस समय वोटिंग कैसी चल रही है? कुछ लोगों से बात करिए जरा। वहां अमित, पोलिंग बूथ पे आया हूँ, तो मैं वोटिंग करके निकल रहा हूँ, अभी करता हूँ भाई। ठीक जी, बिल्कुल। मानक, अगर हम सुबह से बात करें तो सुबह जो वोटिंग था वो काफ़ी स्लो था, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा और लोग जो हैं भारी तादाद में निकल के सामने आने लगे हैं और वोट करना शुरू कर दिया। हम गाजियाबाद के मुरादनगर विधानसभा सीट पर, और अगर मैं तस्वीरों में आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि एक भारी संख्या में जो लोग हैं अब घरों से बाहर निकल रहे हैं और वोटिंग जो पोलिंग बूथ है वहाँ पहुँच रही है। सिर्फ और सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन की बात नहीं है, मैं पिछले सुबह से घूम रहा हूँ, लगातार देख रहा हूँ कि अब जो तादाद है लोगों की वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और हम बार बार यही कह रहे थे कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा जो शहरी वोटर्स हैं या जो गाजियाबाद और नोएडा के वोटर्स वो बाहर निकलना शुरू करेंगे। कई सारे लोग हैं जो वोट देकर निकले हैं। सर, सबसे पहले आपसे बात करूंगा, क्या नाम है आपका? राजीव शर्मा। आप वोट देकर आए हैं, किन मुद्दों के आधार पर आपने वोट दिया है इस बार? इस क्षेत्र में जो सबसे बड़े मुद्दे हैं वैसे रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़कें हैं और गंदगी। सबसे बड़ी गंदगी का अंबार यहाँ लगे रहते हैं। यही सब मुद्दे हैं जिसके ऊपर यहाँ वोटिंग जीत दिया है और यहाँ के लोग भी उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुद्दे सबके लिए सेम ही हैं। अच्छा सर, आपसे बात करें तो सबसे ज़्यादा हम देख रहे थे कि हाल के दिनों में बेरोजगारी और महंगाई काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही। तो क्या लगता है जब आप वोट करने आए तो ये मुद्दे आपके जहन में थे कि महंगाई और बेरोजगारी को सोचकर वोट करेंगे इस बार? बिल्कुल, ये मुद्दे आज की डेट में मैं बात करूं अभी नहीं, ये शुरू से ही लगभग 2 साल से अगर हम देखें तो ये मुद्दे बिल्कुल हाईलाइट हैं और टिल डेट बूथ तक भी मैं चाहता हूं सभी को, युवाओं को खासकर, इन मुद्दों को छोड़ना नहीं चाहिए। बेरोजगारी है, चिकित्सा है। हमें जरा रुकिए, मुझे विमल के पास जल्दी से जाना पड़ेगा। विमल, आप भी जरा बताइए बागपत में क्या चल रहा है, कैसी वोटिंग है? विमल। जी बिल्कुल, देखिए मानक 2 बजे से ज्यादा समय हो चुका है और अब केवल 4 घंटे बचे हुए हैं वोटिंग में और उसी का नतीजा है कि यहाँ पर अब जो है मतदान केंद्र पर लंबी कतारें हैं, लोग पहुंचे हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंच रही हैं। हालांकि अगर इस पूरी संसदीय क्षेत्र की बात करें तो चाहे बड़ौत हो चाहे दूसरी और कोई सीट हो तो वहां पर मतदान प्रतिशत हमेशा से कम रहा है। और यहाँ पर कुछ महिलाएं भी नीचे जानते हैं, ये बताइए कि क्या मुद्दों को सोचकर आप यहाँ पर वोटिंग करने आई हैं? क्या है आपके मन में, क्या चल रहा है? बस घर में शांति, देश में सुख शांति रहे, बस सुख शांति रहे। अच्छा, जैसे बीजेपी लगातार दावा करती है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, आप कानून व्यवस्था का राज है, तो आप इसमें क्या कहेंगी? क्या वाकई तस्वीर बदली आपको लगता है? हाँ, सुख शांति तो घर में है ही देश में। जी बिल्कुल, और भी महिलाएं हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? आप क्या सोचकर, क्या मुद्दे सोचकर वोट करने आएंगे? अच्छाई के लिए है, अच्छाई कर रहे हैं, अच्छाई के लिए दे रहे, अपनी सुरक्षा के लिए। अपनी सुरक्षा के लिए? महिला सुरक्षा अहम मुद्दा है। आपके लिए क्या मुद्दा है? आप क्या अपने मन में सोचकर वोट करने के लिए आई? बस देश अपना सुख शांति से रहे, वही सुरक्षा मुद्दा है। आप बताइए, आप किन मुद्दों पर आधार मानकर वोट कर रही हैं? सेम मुद्दा है, महिला सुरक्षा हो, देश की उन्नति हो। ओके, इसी तरह से ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग हम आपको दिखाते रहेंगे। 58 सीटें हैं, हर एक सीट की ग्राउंड रिपोर्टिंग ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 24 पर देखते रहिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।